आज हम सीखेंगे आंकड़े क्या होते हैं एवं उनका अभिलेखन और संगठन कैसे किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में हम तरह तरह की सारणियां यानी टेबल्स देखते हैं। जैसे खेलों में कौन से खिलाड़ी ने कितने पदक जीते इसकी सारणी, रेलगाड़ी का नंबर, नाम, आने तथा जाने का समय दर्शाने वाली सारणी, कक्षाओं में लड़के और लड़कियों की संख्या दर्शाने वाली सारणी इत्यादि। ये सभी सारणियां हमें आंकड़े यानी कि डेटा उपलब्ध कराते हैं। आंकड़ों का उपयोग हम सूचना यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे कक्षाओं में लड़के और लड़कियों की संख्या दर्शाने वाली इस सारणी को देखिए। क्या आप बता सकते हैं इस सारणी की सहायता से आप कौन कौन सी बातें पता कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। इस सारणी की सहायता से हमें विभिन्न सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे कक्षा 6ठी में 15 लड़के और 12 लड़कियां हैं। कक्षा 7वीं में 14 लड़के और 13 लड़कियां हैं। इसी तरह सारणी का उपयोग संख्याओं की तुलना के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कक्षा 6ठी में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है। इसी तरह कक्षा 7वीं के लड़कियों की संख्या कक्षा 6ठी के लड़कियों की संख्या की तुलना में 1 ज्यादा है। इस समझ के साथ हम कह सकते हैं कि आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जरा सोचिए, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए संख्याओं का कोई संग्रह कैसे एकत्रित किया जा सकता है? चलिए इसे मजेदार उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपको पता करना है कि आपकी कक्षा में सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल कौन सा है, तो आप यह कैसे पता करेंगे? सोचिए सोचिए। इसके लिए आपको यह ज्ञात करना होगा कि आपकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को कौन सा खेल पसंद है। मान लीजिए आपकी कक्षा में 16 विद्यार्थी है। आप प्रत्येक विद्यार्थी को यह सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा खेल पसंद है, या आप किसी सुविधाजनक विधि या यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पर्ची पर अपना नाम और पसंदीदा खेल लिखना। इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करके आपको प्रत्येक विद्यार्थी का पसंदीदा खेल ज्ञात हो जाएगा। सुविधा के लिए हम प्राप्त जानकारी को किसी माध्यम जैसे नोटबुक पर संग्रहित करते हैं। जैसे यहाँ विद्यार्थी का नाम और उसका पसंदीदा खेल दर्शाया है। ऐसी क्रिया जिससे हम किसी विषय से संबंधित सूचना एकत्रित यानी कलेक्ट करते हैं को आंकड़ों का अभिलेखन यानी डेटा रिकॉर्डिंग कहते हैं। इससे हमें यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा प्राप्त होता है। कई बार यथाप्राप्त आंकड़ों से यानी कि मूल रूप में एकत्रित की गई सूचनाओं से कोई निष्कर्ष निकालना आसान नहीं होता। जैसे क्या इन एकत्रित आंकड़ों से आप बता पाएंगे कि कौन सा खेल कक्षा में सबसे ज्यादा पसंदीदा है? पता करना कठिन है। इसी तरह अगर सूची में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाए तो यह और भी अधिक कठिन होते जाता है। ऐसे में हमें आवश्यक है कि हम आंकड़ों का ठीक प्रकार से संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन करें, जिससे कि हम प्राप्त आंकड़ों को अधिक सरलता से समझ सके एवं उनका प्रयोग कर सके। यहाँ हम खेलों के नाम एक तरफ लिखेंगे और उनके आगे जितने विद्यार्थियों को वह पसंद है उतने निशान खड़ी लकीरों के रूप में बनाते जाएंगे। अब इसे देखकर हमें इन लकीरों को गिनने में कठिनाई हो सकती है। इसे और सरल बनाने के लिए हम खड़ी लकीरों के समूह बनाते हैं। साधारणतः 5 लकीरों के समूह समझने में अधिक आसान होते हैं, इसलिए इनके 5-5 के समूह बनाएं। अधिक सरलता के लिए हम 5वें चिन्ह को एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग करेंगे। इन चिन्हों को हम मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स कहते हैं।
तो बताइए, यहाँ सबसे अधिक पसंदीदा खेल कौन सा है? सोचिए सोचिए। यहाँ सबसे अधिक मिलान चिन्ह यहाँ है और इनकी संख्या है 5 अधिक 1 बराबर 6 और वे बने हैं क्रिकेट इस खेल के आगे। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कक्षा में सबसे अधिक पसंदीदा खेल क्रिकेट है। इसी तरह हम कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ सबसे कम पसंदीदा खेल खो खो है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसी क्रिया जिससे हम किसी विषय से संबंधित सूचना एकत्रित करते हैं को आंकड़ों का अभिलेखन कहते हैं। यथाप्राप्त आंकड़े अर्थात मूल रूप में एकत्रित की गई सूचनाओं से कोई निष्कर्ष निकालना सरल नहीं होता, इसलिए हम आंकड़ों का संगठन करते हैं। तो आज हमने सीखा आंकड़े क्या होते हैं एवं उनका अभिलेखन और संगठन कैसे किया जाता है। आज हम देखेंगे आंकड़े, उनका अर्थ, अभिलेखन और संगठन के उदाहरण। विज्ञान की 40 अंक की परीक्षा में 26 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए 25 से कम अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं? 30 से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं? यहाँ 26 विद्यार्थियों के विज्ञान की परीक्षा के अंक दर्शाए हुए हैं। हमें यह ज्ञात करना है कि 25 से कम अंक और 30 से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सूचना बेतरतीब ढंग से दर्शाई हुई है। हम सीधे से गिनकर भी उत्तर दे सकते हैं, परंतु इस तरीके से अंकों की गिनती करने में गलती होने की संभावना ज्यादा है। अगर हम आंकड़ों को सारणी में संगठित करें तो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। साथ ही साथ गलती होने की भी संभावना कम हो जाती है। इसके लिए हमें आंकड़ों को एक सारणी में संगठित करना होगा। हम सारणी में 2 स्तंभ बनाएंगे, एक अंकों के लिए और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या के लिए, और एक एक कर सारणी में दी हुई सूचना को संगठित करेंगे। अब सारणी तैयार है और सारणी से हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि 25 से कम अंक 5 धन 2 धन 1 धन 1 धन 1 बराबर 10 विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं और 30 से अधिक अंक 5 धन 2 बराबर 7 यानी 7 विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं। अगला उदाहरण, 2 किलोमीटर दौड़ की प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए 30 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित समय लगाया। इस सूचना को मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणीबद्ध कीजिए। इसके लिए हम इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। इसमें पहले स्तंभ में मिनट में समय दर्शाएंगे, दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्ह दर्शाएंगे और तीसरे स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाएंगे। अब हम दी संख्याओं में पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ 4 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए हम इसे पहली पंक्ति में समय के स्तंभ में लिखेंगे। अब हम दी संख्याओं में 4 को खोजते जाएंगे। हमें यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। हम इसे काट देंगे ताकि इसकी गिनती फिर से न हो। इसे काटकर हम सारणी के मिलान चिन्ह के स्तंभ में एक खड़ी लकीर खींचेंगे जो व्यक्त करती है कि 4 एक बार आया है। इसी तरह हम 4 को खोजते जाएंगे और मिलान चिन्ह बनाते जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ 4 मिलान चिन्ह बने हैं, जिसका अर्थ है कि दी संख्याओं में 4 यह संख्या 4 बार आई है। 4 की गिनती अब समाप्त हो गई है। अब हम पता करेंगे कि दी संख्याओं में 4 से बड़ी लेकिन दी संख्याओं में
छोटी संख्या कौन सी है? यह संख्या है 5। इसलिए हम समय के स्तंभ में दूसरी पंक्ति में 5 लिखेंगे। फिर से हम 5 की गिनती करते जाएंगे और मिलान चिन्ह बनाते जाएंगे। मिलान चिन्हों को देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ 5 यह संख्या 6 बार आई है। इसी तरह हम सारणी को पूरा करेंगे, जिससे हमें ज्ञात होगा कि अगली संख्या 6 है, जिसके लिए हम इस प्रकार 6 को काटते जाएंगे और मिलान चिन्ह बनाते जाएंगे। मिलान चिन्हों को देखकर हमें ज्ञात होता है कि 6 यह संख्या 5 + 3 = 8 बार आई है। इसी तरह संख्या 7 की गिनती करते हुए मिलान चिन्ह खींचेंगे। इससे हमें ज्ञात होगा कि 7 यह संख्या 5 + 5 = 10 बार आई है। फिर हम 9 की गिनती करते हुए मिलान चिन्ह खींचेंगे। हमें ज्ञात होगा कि 9 यह संख्या 2 बार आई है। इस तरह से हमने दी सूचना को मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणीबद्ध कर लिया है। ध्यान रहे, यह आवश्यक नहीं कि हम सारणी छोटे से बड़े क्रम से ही बनाएं, लेकिन ऐसा करने से सारणी में सूथरापन आता है। आज हमने देखे आंकड़े, उनके अर्थ, अभिलेखन और संगठन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनकी मिथ्या धारणाएं देखेंगे। आज हम देखेंगे आंकड़े, उनके अभिलेखन और संगठन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, ये मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क किस संख्या को प्रदर्शित करता है? यहाँ दर्शाए हुए मिलान चिन्ह में 4 सीधी लकीरों पर एक तिरछी लकीर खींची हुई है। जब लकीरों पर तिरछी रेखा खींची हुई होती है, तब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि लकीरों को काटा गया है, यानी कि ये लकीरें गलत है। अर्थात मिलान चिन्ह कुछ नहीं दर्शा रहा और इस मिलान चिन्ह की गिनती नहीं करनी है। इसलिए वे इस मिलान चिन्ह की गिनती 0 करते हैं और पहले विकल्प का चयन करते हैं, जो कि गलत जवाब है। इसी प्रकार कुछ बच्चों की ये समझ होती है कि मिलान चिन्ह में केवल सीधी लकीरों की ही गिनती करनी है और तिरछी रेखा की गिनती नहीं करनी है। इसलिए वे केवल सीधी लकीरों की ही गिनती करते हैं और तिरछी रेखा की गिनती नहीं करते। जैसे कि दर्शाए हुए मिलान चिन्ह में 4 सीधी लकीरें हैं और लकीरों पर एक तिरछी रेखा है, अतः वे इस चिन्ह की गिनती 4 करते हैं, यानी कि दूसरे विकल्प का चयन करते हैं और ये भी गलत जवाब है। असल में संख्या 4 को प्रदर्शित करने वाला मिलान चिन्ह में केवल 4 सीधी लकीरें होती है, यानी कि जब मिलान चिन्ह 4 सीधी लकीरें दर्शा रहा हो तो उसकी गिनती 4 होती है। अगर 4 लकीरों पर एक तिरछी रेखा खींची हो तो मिलान चिन्ह में तिरछी रेखा संख्या 5 को दर्शाती है। अर्थात इस प्रकार का मिलान चिन्ह संख्या 5 को प्रदर्शित कर रहा है और तीसरा विकल्प ही सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, संख्या 10 को दर्शाने वाले मिलान चिन्ह को पहचानिए। मिलान चिन्ह में संख्या 5 को दर्शाने के लिए 4 सीधी लकीरों पर एक तिरछी रेखा खींची जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को मिलान चिन्हों को व्यक्त करने की सही समझ नहीं बन पाती। वे संख्या 5 को दर्शाने के लिए 5 सीधी लकीरों पर एक तिरछी लकीर खींचते हैं। इस तरह से यहाँ वे समझते हैं कि ऑप्शन 1 में संख्या 10 को दर्शाने के लिए 5-5 के 2 समूह पर एक तिरछी रेखा खींची गई है, इसलिए वे पहले विकल्प को चुनते हैं, जो कि गलत जवाब है। ध्यान रहे, मिलान चिन्ह दर्शाते समय 5 खड़ी लकीरें और उन पर तिरछी लकीर खींचना गलत है। सही समझ यह है कि मिलान चिन्ह में संख्या 5 को दर्शाने के लिए 4 सीधी लकीरों पर एक तिरछी लकीर खींची जाती है। इसलिए संख्या 10 को दर्शाने के लिए
4-4 सीधी लकीरों के समूह पर एक एक तिरछी रेखा खींची जाती है। यहाँ ऑप्शन 2 में आप इस प्रकार का निरूपण देख सकते हैं। इस निरूपण से हमें ज्ञात होता है कि यह 5 जमा 5 है, अर्थात 10 है, यानी कि विकल्प 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी आंकड़े, उनके अभिलेखन और संगठन से संबंधित मिथ्या धारणाएं, 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 धारणाएं। आज हम सीखेंगे चित्रालेख के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि आंकड़े यानी डेटा संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसी क्रिया जिससे हम किसी विषय से संबंधित सूचना एकत्रित यानी कलेक्ट करते हैं उसे आंकड़ों का अभिलेखन यानी डेटा रिकॉर्डिंग कहते हैं। यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा अर्थात मूल रूप में एकत्रित की गई सूचनाओं से कोई निष्कर्ष निकालना सरल नहीं होता, इसलिए हम आंकड़ों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करते हैं। आज हम आंकड़ों को निरूपित करने का एक दिलचस्प तरीका समझेंगे। इस आलेख को देखिए। इसमें आइसक्रीम विक्रेता ने बेची हुई आइसक्रीम का नाम और उनकी संख्या दर्शाई है। वीडियो रोककर इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमें दिया गया है कि एक चित्र 5 आइसक्रीम को निरूपित करता है। यहाँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की पंक्ति में 5 चित्र बने हैं। तो बताइए आइसक्रीम विक्रेता ने कितनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेची? बिल्कुल सही, उसने 5 गुणा 5 बराबर 25 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेची। इसी प्रकार आप दूसरे प्रकार के आइसक्रीम की संख्या पता कीजिए। क्या यह आसान है? हाँ, यह बहुत आसान है। यहाँ चॉकलेट आइसक्रीम के पंक्ति में 6 चित्र बने हैं, जिसका अर्थ है कि आइसक्रीम विक्रेता ने 6 गुणा 5 बराबर 30 चॉकलेट आइसक्रीम बेची। यह आलेख हमें आंकड़ों को सिर्फ देखकर समझने में सहायता प्रदान करता है। हमें इस आलेख में संख्याएं नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ चित्रों को देखकर आसानी से आंकड़ों से संबंधित सवालों का जवाब पता कर सकते हैं। ऐसा आलेख जिसमें आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित किया जाता है, एक चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ कहलाता है। किसी भी चित्रालेख में एक जैसे चित्रों का प्रयोग किया जाता है जो आंकड़ों को निरूपित करते हैं। साथ ही साथ हमें एक चित्र का मान भी दिया हुआ होता है, जिसके उपयोग से हम आलेख को समझ सकते हैं। चित्रालेखों के उपयोग से हम काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे दिए चित्रालेख में हम आइसक्रीम विक्रेता द्वारा बेची गई प्रत्येक प्रकार की आइसक्रीम की संख्या पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बिना संख्या पता किए इनकी तुलना भी कर सकते हैं। जैसे क्या आप बता सकते हैं यहाँ आइसक्रीम विक्रेता ने सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रकार की आइसक्रीम बेची? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ चॉकलेट आइसक्रीम के पंक्ति में सबसे अधिक चित्र बनाए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि आइसक्रीम विक्रेता ने सबसे अधिक चॉकलेट आइसक्रीम बेची है। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि यहाँ मैंगो आइसक्रीम के पंक्ति में सबसे कम चित्र बनाए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसक्रीम विक्रेता ने सबसे कम मैंगो आइसक्रीम बेची है। क्या आप बता सकते हैं आइसक्रीम विक्रेता ने मैंगो आइसक्रीम से कितने अधिक संख्या में चॉकलेट आइसक्रीम बेची है? सोचिए सोचिए।
बिल्कुल सही। पता करने के लिए हमें दोनों की संख्या ज्ञात करना आवश्यक नहीं। हम चॉकलेट आइसक्रीम के पंक्ति में बनाए चित्रों की संख्या से मैंगो आइसक्रीम की पंक्ति में बनाए चित्रों की संख्या को घटाएंगे, जिसका परिणाम है 4, यानी कि 4 चित्र अधिक है। और फिर हम 5 गुणा 4 करके संख्या 20 प्राप्त कर लेंगे, जो हमें बताएगी कि आइसक्रीम विक्रेता ने मैंगो आइसक्रीम से 20 चॉकलेट आइसक्रीम अधिक बेची है। आज हमने सीखा चित्रालेख क्या होते हैं। अगले वीडियो में समझेंगे इन्हें कैसे खींचा जाता है। आज हम सीखेंगे चित्रालेख को कैसे बनाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। पिछले वीडियो में हमने सीखा ऐसा आलेख जिसमें आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित किया जाता है, एक चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ कहलाता है। चलिए आज समझें इन्हें बनाया कैसे जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। किसी स्कूल में विद्यार्थियों की पसंद के आधार पर सबसे पसंदीदा खेलों की निम्नलिखित सारणी बनाई गई। चलिए इन आंकड़ों को चित्रालेख की सहायता से निरूपित करें। चित्रालेख बनाने के लिए हमारे पास आंकड़े यानी डेटा होना आवश्यक है। यहाँ हमें आंकड़े दिए हैं, लेकिन अगर न दिए हो तो हमें आवश्यक है कि पहले पसंदीदा खेल से संबंधित सूचना एकत्रित यानी कलेक्ट करें और इससे आंकड़ों का अभिलेखन यानी डेटा रिकॉर्डिंग करें। अब चूंकि हमें आंकड़े दिए गए हैं, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। चित्रालेख में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए हमें किसी चित्र को लेना आवश्यक है। जैसे हम इस प्रकार का आसान चित्र ले सकते हैं। फिर हम इस चित्र का मान तय करते हैं। यहाँ हम एक चित्र का मान 1 ले सकते हैं, या हम चित्र का इकाइयों के गुणज यानी मल्टीपल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक चित्र का मान 3 ले सकते हैं। यदि हम एक चित्र का मान 3 लेते हैं तो हम इस प्रकार से 2 इस संख्या को और इस प्रकार 1 इस संख्या को निरूपित कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इस चित्र के स्थान पर इस चित्र को लेते हैं तो क्या हमें 2 और 1 को निरूपित करने की सुविधा होती? सोचिए। नहीं ना, इसलिए हमें आसान चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब इस चित्र का मान 3 लेकर चित्रालेख बनाएं। हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें पहले स्तंभ में खेल का नाम लिखेंगे या इसका चिन्ह दर्शाएंगे और दूसरे स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या चित्रों के रूप में निरूपित करेंगे। जैसे यहाँ क्रिकेट 12 विद्यार्थियों को पसंद है। इस संख्या को हम चित्र के मान से विभाजित करेंगे। यहाँ 12 विभाजित 3 बराबर 4 आता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम क्रिकेट के पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार 4 चिन्ह बनाकर दर्शाएंगे। क्या अब आप फुटबॉल खेल पसंद रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 10 विभाजित 3 बराबर 3 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। अतः हम 3 पूर्ण चिन्ह बनाकर 9 दर्शाएंगे और शेषफल 1 दर्शाने के लिए इस चित्र का प्रयोग करेंगे। इसी तरह 8 विभाजित 3 बराबर 2 और शेषफल 2 रहेंगे। इस तरह से हम 8 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह हम 5 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने चित्रालेख पूरा कर लिया है। अब आप कोई भी चित्रालेख आसानी से बना पाएंगे।
आज हमने सीखा चित्रलेख कैसे बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे चित्रलेख से संबंधित उदाहरण। एक गांव की जनसंख्या 1981 में 1200, 1991 में 1300, 2001 में 1450 और 2011 में 1525 थी। किसी एक संकेत का प्रयोग कर जो कि 100 लोगों को निरूपित करता है, दी गई जानकारी को एक चित्रलेख बनाकर निरूपित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम दी गई जानकारी से एक चित्रलेख बनाते हैं। हम 100 लोगों की संख्या को निरूपित करने के लिए इस संकेत का प्रयोग करेंगे। हम इस संकेत के 2 या 4 बराबर भाग कर सकते हैं, जिससे हमें दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने में सहायता होगी। इस तरह से हम 100 को पूर्ण संकेत से निरूपित करेंगे। चूंकि 50 बराबर 100 का आधा होता है, इसलिए हम 50 को आधे संकेत से निरूपित करेंगे। इसी तरह हम 25 को 100 के 1/4 रूप में निरूपित करेंगे। पहली जानकारी के अनुसार 1981 में जनसंख्या 1200 थी। हमने 100 लोगों की संख्या दिखाने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया है। इस तरह से यहाँ 1200 विभाजित 100 बराबर 12 प्राप्त होगा और शेष 0 रहेगा। यानी कि 1200 को इस प्रकार 12 संकेत बनाकर निरूपित किया जा सकता है। इसी तरह हम 1300 को इस प्रकार के 13 संकेत बनाकर निरूपित करेंगे। चूंकि 1450 बराबर 1400 धन 50, इसलिए हम 1400 के लिए इस प्रकार के 14 संकेत और 50 के लिए इस प्रकार का आधा संकेत बनाकर निरूपित करेंगे। चूंकि 1525 बराबर 1500 धन 25, इसलिए हम 1500 के लिए इस प्रकार के 15 संकेत और 25 को इस प्रकार का 1/4 संकेत बनाकर निरूपित करेंगे। इस प्रकार हमने दी गई जानकारी को एक चित्रलेख बनाकर निरूपित कर लिया है। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाए चित्रलेख में 4 व्यक्तियों की आयु चित्रों के रूप में निरूपित की है। यदि राहुल की आयु 23 वर्ष होगी तो ज्ञात कीजिए मीरा, सरिता और हैप्पी की आयु क्या होगी। हम देखते हैं कि यहाँ यह चित्र बार बार दोहराया गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि आयु निरूपित करने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया गया है। दिए सवाल को हल करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा कि यह संकेत कितनी आयु को निरूपित करता है, यानी संकेत का मान क्या है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें राहुल की आयु 23 वर्ष दी गई है। संकेत का मान ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या का दर्शाए गए संकेतों की संख्या से संबंध प्रस्थापित करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 5 पूर्ण संकेतों में से प्रत्येक में 4 वृत्त है। इस तरह से यहाँ कुल 5 गुणा 4 बराबर 20 वृत्त है। और अगर हम अंतिम संकेत के 3 वृत्तों को जोड़ेंगे तो हमें 20 धन 3 बराबर 23 यह संख्या प्राप्त होती है, जो कि राहुल के आयु को दर्शाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक संकेत संख्या 4 को निरूपित करता है, यानी कि इस संकेत का मान 4 है। चूंकि यहाँ 4 को इस प्रकार और 3 को इस प्रकार निरूपित किया है, इससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ वृत्तों की संख्या आधार है। मीरा की आयु दर्शाने के लिए यहाँ 4 पूर्ण संकेत और एक इस प्रकार का संकेत दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं इस संकेत का क्या अर्थ है? सोचिए।
बिल्कुल सही। इसका अर्थ है 2, यानी कि मीरा की आयु 4 गुणा 4 धन 2 बराबर 18 वर्ष है। अब आप वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए सरिता और हैप्पी की आयु क्या होगी। यहाँ सरिता की आयु होगी 3 गुणा 4 बराबर 12 वर्ष और हैप्पी की आयु होगी 3 गुणा 4 धन 1 बराबर 13 वर्ष। आज हमने देखे चित्रलेख से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे चित्रलेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्न चित्रलेख यानी पिक्टोग्राफ द्वारा एक कक्षा के छात्रों का पसंदीदा रंग की सूचना यानी इंफॉर्मेशन दर्शाई गई है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला सवाल, कितने छात्रों को लाल रंग पसंद है? कुछ बच्चे चित्रलेख में दिए गए संकेत यानी सिंबल के मान को नहीं देखते या इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे इसके महत्व को नहीं समझ पाते। लाल रंग कितने छात्रों का पसंदीदा है? यह जानने के लिए बच्चे लाल रंग की पंक्ति में दर्शाए संकेतों की गिनती करते हैं। यहाँ 5 संकेत दर्शाए हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि 5 बच्चों को लाल रंग पसंद है, इसलिए वे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन 1 यह देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। इस चित्रलेख में हमें संकेत का मान दिया गया है 1 संकेत बराबर 4 छात्र, यानी कि जहाँ पर भी हमें एक O दिखाई देगा वहां पर हम उसे 4 छात्र मानकर चलेंगे। जैसे कि लाल रंग की पंक्ति में हमें यह संकेत 5 बार दिखाई देता है, इसलिए छात्रों की संख्या होगी 5 गुणा 1 संकेत का मान बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20। इसलिए लाल रंग 20 छात्रों का पसंदीदा है, इसलिए ऑप्शन 2 यह सही जवाब है। दूसरा सवाल, कितने छात्रों को हरा रंग पसंद है? बच्चे चित्रलेख की हरे रंग की पंक्ति में इस आधे संकेत का अर्थ नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे मुद्रित दोष यानी प्रिंटिंग मिस्टेक समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे सोचते हैं कि हरे रंग की पंक्ति में केवल एक ही पूर्ण संकेत है, इसलिए उन्हें परिणाम 4 प्राप्त होता है, जो कि गलत जवाब है। इसी तरह मुद्रित दोष समझकर कुछ बच्चे दर्शाए संकेतों को 2 पूर्ण संकेत मान लेते हैं और सोचते हैं कि हरा रंग पसंद करने वाले छात्र 4 धन 4 बराबर 8 है। अतः वे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन 3 देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। इस चित्रलेख में हमें संकेत का मान दिया गया है 1 संकेत बराबर 4 छात्र, यानी कि संकेत के आधे भाग का मान होगा 4 विभाजित 2 बराबर 2 छात्र। हरे रंग की पंक्ति में एक पूर्ण संकेत है और दूसरा आधा, दोनों संकेत मिलकर कुल 4 छात्र जमा 2 छात्र बराबर 6 छात्रों को निरूपित करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 यह सही जवाब है। अब चलिए चित्रलेख खींचते समय की जाने वाली गलतियों को समझें। सवाल, पासे का एक खेल खेलते वक्त पासे का अंक कितनी बार प्राप्त हुआ, यह निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। यह जानकारी चित्रलेख द्वारा निरूपित कीजिए। दी गई जानकारी से एक बच्चे ने निम्न चित्रलेख बनाया। क्या इसमें कोई गलती है?
वीडियो रोककर विचार कीजिए। चलिए हम बताते हैं। गलती 1, चित्रलेख बनाते समय कुछ बच्चे स्तंभों यानी कॉलम के शीर्ष लिखना भूल जाते हैं। शीर्ष लिखा न होने की वजह से यह पता नहीं चल पाता कि कौन सी जानकारी दर्शाने के लिए चित्रलेख बनाया गया है। यहाँ हम पहले स्तंभ का शीर्ष अंक और दूसरे स्तंभ का शीर्ष संख्या लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि पासे के खेल में कोई अंक कितनी बार आया है। गलती 2, कुछ बच्चे एक संकेत लेकर इसका मान निश्चित करते हैं और चित्रलेख तो बनाते हैं, लेकिन वे इस मान को चित्रलेख पर नहीं दर्शाते। इससे चित्रलेख को पढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए चित्रलेख पर संकेत का मान भी दर्शाना जरूरी है। गलती 3, यहाँ सभी संख्याएं 4 की गुणज यानी मल्टीपल है, इसलिए हम इस संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमें 11 को निरूपित करना होता तो हमें इस संकेत से 11 को ठीक प्रकार से निरूपित करने में कठिनाई होती। इसलिए हमें आसान संकेत का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम इस संकेत का प्रयोग करते हैं तो हम आसानी से 11 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो आज हमने देखी चित्रलेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां। आज हम सीखेंगे दंड आलेख। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि चित्रलेख यानी पिक्टोग्राफ क्या होता है एवं उसे कैसे खींचा जाता है। चलिए इसका पुनः अवलोकन करते हुए एक मजेदार उदाहरण ले। मान लीजिए राहुल एक दुकान में गया। उसने 80 रुपए की एक किताब खरीदी, 18 रुपए की एक नोटबुक खरीदी और 2 रुपए की चॉकलेट खरीदी। क्या आप दी स्थिति के लिए चित्रलेख बना पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। दी स्थिति के लिए चित्रलेख बनाते समय आपके सामने कुछ कठिनाइयां जरूर उपस्थित हुई होगी। जैसे संकेत का मान क्या होना चाहिए। यदि आप संकेत का मान छोटी संख्या जैसे 5 रुपए लेते हैं तो आपको 2 रुपए और 18 रुपए निरूपित करने में आसानी होगी, लेकिन 80 रुपए निरूपित करने में कई संकेत बनाने की कठिनाई होगी। और यदि आप संकेत का मान बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 40 रुपए, तो आप 80 रुपए को आसानी से निरूपित कर पाएंगे, लेकिन 2 रुपए और 18 रुपए निरूपित करने में कठिनाई होगी। इसी के साथ ऐसी कई कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें दंड आलेख यानी बार ग्राफ सहायता करते हैं। दी स्थिति के लिए दंड आलेख इस प्रकार दर्शाया जाएगा। यह दंड आलेख राहुल द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिए व्यय की गई धनराशि को दर्शाता है। दंड आलेख में 2 अक्ष होते हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल यानी एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल यानी वाई अक्ष। यहाँ हमने क्षैतिज अक्ष पर वस्तु का नाम दर्शाया है और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर संख्यांक दर्शाए हैं जो वस्तु का मूल्य निरूपित करते हैं। यहाँ पैमाना यानी स्केल है 1 इकाई बराबर 10 रुपए। इसका अर्थ है कि 1 इकाई लंबाई द्वारा 10 रुपए निरूपित होंगे और वस्तु का मूल्य दर्शाने के लिए इस प्रकार समान दूरी यानी यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर समान चौड़ाई यानी यूनिफॉर्म विड्थ के ऊर्ध्वाधर खाने यानी बॉक्स खींचे गए हैं। ये दंड कहलाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि दंड आलेख ऊर्ध्वाधर ही हो, अपितु हम क्षैतिज यानी एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष की स्थितियां परस्पर बदलकर
दंड आलेख क्षैतिज रूप से भी दर्शा सकते हैं। दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला दंड किताब का मूल्य 80 रुपए निरूपित करता है। दूसरा दंड नोटबुक का मूल्य 18 रुपए निरूपित करता है, जबकि तीसरा दंड चॉकलेट का मूल्य 2 रुपए निरूपित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंकड़ों को निरूपित करने की चित्रीय विधि, जिसमें समान दूरी पर समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचकर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, दंड आरेख यानी बार डायग्राम या दंड आलेख यानी बार ग्राफ कहलाता है। जरा सोचिए, आप दंडालेख से कौन कौन सी सूचना प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही, दंड आलेख से हम अलग अलग प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे संख्या ज्ञात करने के लिए, तुलना करने के लिए इत्यादि। आज हमने सीखा दंड आलेख। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दंड आलेख कैसे खींचा जाता है। सीखेंगे दंड आलेख कैसे खींचा जाता है। चलिए इसे हम एक उदाहरण से सीखेंगे। मान लीजिए किसी कक्षा में विद्यार्थियों की पसंद के आधार पर सबसे पसंदीदा खेल पता करने के लिए निम्नलिखित सारणी बनाई गई। चलिए इन आंकड़ों को दंड आलेख यानी बार ग्राफ में निरूपित करें। हालांकि हम कोरे कागज पर दंड आलेख खींच सकते हैं, लेकिन आलेख कागज का प्रयोग अधिक सुविधा प्रदान करता है। चलिए हम आलेख कागज यानी ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। पहला चरण, कागज पर हम इस प्रकार 2 परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगे, जिसमें रेखा OX एक क्षैतिज रेखा है और रेखा OY एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। दूसरा चरण, अब हम क्षैतिज रेखा पर समान दूरी रखते हुए सारणी में दर्शाए खेलों के नाम लिखेंगे और उनके नीचे खेल अंकित करेंगे। इस प्रकार हम खेलों को क्षैतिज रेखा पर दर्शाएंगे। इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा पर विद्यार्थियों की संख्या अंकित करेंगे। तीसरा चरण, अब हम एक सुविधाजनक पैमाना यानी स्केल लेंगे। यहाँ हम 1 इकाई लंबाई से 5 विद्यार्थियों को निरूपित करेंगे। इस प्रकार हम पैमाना चुनेंगे 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। आप संख्या के आधार पर आसान सा पैमाना चुन सकते हैं। जैसे अगर विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हो, तब आप 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी ले सकते हैं। इसी तरह अगर विद्यार्थियों की संख्या बड़ी हो, तब आप 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी ले सकते हैं। ध्यान रहे, पैमाना हमें दंड आलेख खींचने में सुविधा प्रदान करता है। चूंकि हमने पैमाना 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी लिया है, इसलिए हम ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश प्रत्येक इकाई पर इस प्रकार 5 के गुणज दर्शाएंगे। इस तरह से 1 इकाई लंबाई का मान 5 विद्यार्थी है, 2 इकाई लंबाई का मान 10 विद्यार्थी है। इसी तरह विद्यार्थियों की संख्या 5 गुणा इकाइयों की संख्या से पता की जा सकती है। इसका ही उपयोग करके हम विद्यार्थियों की संख्या विभाजित 5 करके इकाइयों की संख्या पता कर सकते हैं, जो कि दंड की लंबाई है। चौथा चरण, तो चलिए दंडों की लंबाइयां ज्ञात करें। क्रिकेट 20 विभाजित 5 बराबर 4 इकाई, फुटबॉल 15 विभाजित 5 बराबर 3 इकाई, कबड्डी 25 विभाजित 5 बराबर 5 इकाई, टेनिस 10 विभाजित 5 बराबर 2 इकाई। पांचवा चरण, अब हम विभिन्न खेलों के लिए
समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड खींचेंगे। जैसे क्रिकेट के लिए हम 4 इकाई लंबाई का दंड खींचेंगे। फिर समान दूरी पर समान चौड़ाई से फुटबॉल के लिए 3 इकाई लंबाई का दंड खींचेंगे। क्या आप बता सकते हैं हम कबड्डी के लिए किस प्रकार दंड खींचेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। फिर से हम समान दूरी पर समान चौड़ाई से 5 इकाई लंबाई का दंड खींचेंगे। इसी प्रकार टेनिस के लिए 2 इकाई लंबाई का दंड खींचेंगे। इस प्रकार हमने दंड आलेख प्राप्त कर लिया है। ध्यान रहे, यह आवश्यक नहीं कि दंड आलेख ऊर्ध्वाधर ही हो, अपितु हम खेल एवं विद्यार्थियों की संख्या की स्थितियां परस्पर बदलकर दंड आलेख क्षैतिज रूप से भी दर्शा सकते हैं। दंड आलेख को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि कक्षा में कबड्डी यह खेल सबसे अधिक पसंदीदा खेल है। हालांकि हम दंड आलेख कोरे कागज पर बना सकते हैं, लेकिन आलेख कागज के प्रयोग से दंड आलेख बनाने में सुविधा मिलती है। क्या आप दी जानकारी को आलेख कागज पर दंड आलेख खींचकर निरूपित कर पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा दंड आलेख कैसे खींचा जाता है। अगले वीडियो में हम दंड आलेख से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दंड आलेख से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे एक दंड आलेख यानी बार ग्राफ दिया गया है। यह आलेख सोमवार से शनिवार तक एक फल विक्रेता द्वारा की गई सेब की बिक्री को दर्शाता है। यह आलेख पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कीजिए। पहला सवाल, इस दंडालेख यानी बार ग्राफ का पैमाना यानी स्केल क्या है? हम देखते हैं कि यहाँ पैमाना है 1 इकाई लंबाई बराबर 1 किलोग्राम। दूसरा सवाल, कौन से दिन सबसे अधिक सेब की बिक्री हुई है? दिए गए दंडालेख से हम देखते हैं कि गुरुवार के दिन पर बना दंड सबसे अधिक लंबाई का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरुवार के दिन सेब की सबसे अधिक बिक्री हुई है। तीसरा सवाल, फल विक्रेता ने सोमवार और मंगलवार को कुल कितने किलोग्राम सेब बेचे? सोमवार के लिए दंड की 9 इकाई परिकल्पित की गई है और मंगलवार के लिए 10 इकाई परिकल्पित की गई है। हमें यह पैमाना दिया गया है कि 1 इकाई यह 1 किलोग्राम सेब के बराबर है। मतलब सोमवार के दिन 9 किलोग्राम और मंगलवार के दिन 10 किलोग्राम सेब की बिक्री हुई। यानी कि सोमवार और मंगलवार की कुल बिक्री प्राप्त करने के लिए हम इन 2 दिनों की बिक्री का जोड़ करेंगे, जो कि होगा 19 किलोग्राम। इससे हम यह कह सकते हैं कि फल विक्रेता ने सोमवार और मंगलवार को कुल 19 किलोग्राम सेब बेचे। अगला उदाहरण, नीचे दी गई सारणी में अर्णव को कक्षा 6 से 10 तक प्राप्त अंक प्रतिशत में दर्शाए गए हैं। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए निम्नलिखित सूचना के लिए एक दंडालेख खींचिए। पहला चरण, कागज पर हम इस प्रकार 2 परस्पर लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे, जिसमें रेखा OX एक क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है और रेखा OY एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन है। दूसरा चरण, फिर हम क्षैतिज रेखा के अनुदिश कक्षा अंकित करेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश प्राप्तांक अंकित करेंगे। तीसरा चरण, अब हम एक सुविधाजनक पैमाना लेंगे। यहाँ हम 1 इकाई लंबाई से 10% को निरूपित करेंगे। इस प्रकार हम पैमाना यानी स्केल चुनेंगे। 1 इकाई लंबाई बराबर 10%। चौथा चरण, अब हम दंडों की लंबाइयां ज्ञात करेंगे।
कक्षा 6 के लिए दंड की लंबाई होगी 60 विभाजित 10 बराबर 6 इकाई। इसी तरह हम कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए दंड की लंबाइयां इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। 5वां चरण, अब हम विभिन्न कक्षाओं के लिए समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड खींचेंगे। जैसे कक्षा 6 के लिए हम 6 इकाई लंबाई का दंड खींचेंगे। फिर समान दूरी पर समान चौड़ाई से कक्षा 7 के लिए 7 इकाई लंबाई का दंड खींचेंगे। इसी तरह कक्षा 8 के लिए भी 7 इकाई लंबा दंड खींचेंगे। अब क्या आप बता सकते हैं हम कक्षा 9 के लिए किस प्रकार दंड खींचेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। 7.5 का अर्थ है 7 पूर्ण इकाइयां और 0.5 इकाई, यानी कि 1 इकाई के 10 भागों में से 5 भाग। इसलिए हम कक्षा 9 के लिए 7.5 इकाई लंबाई का दंड इस प्रकार खींचेंगे। इसी तरह कक्षा 10 के लिए हम 8 इकाई लंबाई वाला दंड खींचेंगे। इस प्रकार हमने दी जानकारी के लिए दंड आलेख प्राप्त कर लिया है। तो आज हमने देखे दंड आलेख से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं एवं साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे दंडालेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं एवं साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्न में से कौन सी आकृति दंड आलेख यानी बार ग्राफ है, यह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति 1 में खींचे गए दंड क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है और आकृति 2 में खींचे गए दंड ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि दंड आलेख में सिर्फ ऊर्ध्वाधर रूप से ही दंड खींचे जा सकते हैं, क्षैतिज रूप से नहीं। इस मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि आकृति 1 में दंडालेख नहीं दर्शाया है, जबकि आकृति 2 में दंडालेख दर्शाया है। इसलिए वे दिए प्रश्न का जवाब ऑप्शन 1 यह देते हैं, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दंड आलेख में दंड ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों प्रकार से खींचे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ दोनों आकृतियों में दंडालेख दर्शाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे एक दंडालेख दिया गया है। यह आलेख एक गांव में जून से सितंबर के बीच हुई बारिश को दर्शाता है। यह आलेख पढ़कर पता कीजिए कि गांव में सितंबर के महीने में कितनी बारिश हुई। कुछ बच्चे दंडालेख में दी गई इकाई यानी यूनिट को नजरअंदाज करके सिर्फ खाने यानी बॉक्स गिनकर जवाब देते हैं। जैसे यहाँ उन्हें जवाब प्राप्त होता है 9 मिलीमीटर, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दंडालेख से सूचना प्राप्त करते समय पैमाना यानी स्केल क्या लिया गया है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे यहाँ 1 इकाई बराबर 100 मिलीमीटर है, मतलब 1 इकाई लंबाई 100 मिलीमीटर बारिश को दर्शाती है। सितंबर के दंड की ऊंचाई 9 खाने हैं, यानी कि सितंबर महीने में 9 गुणा 100 मिलीमीटर बराबर 900 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से दंड आलेख खींचते समय की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं। सवाल, विभिन्न वर्षों में एक दुकानदार द्वारा बेची गई टीवी की कुल संख्या निम्न सारणी में दर्शाई गई है। अपनी पसंद का पैमाना चुनकर दी गई जानकारी को
दंडालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। गलती 1, कुछ बच्चे दंडालेख का पैमाना चुनते वक्त योग्य पैमाना नहीं चुनते। जैसे मान लीजिए 1 इकाई लंबाई बराबर 100 टीवी लेकर वे दंड खींचने का प्रयास करते हैं। वे इस प्रकार दंड की लंबाइयां प्राप्त करते हैं और दंडालेख खींचने का प्रयास करते हैं। हालांकि वे दंडालेख सही प्रकार से बना पाते हैं, लेकिन दंडों की लंबाइयां बहुत छोटी होने के कारण उन्हें दंड खींचने में काफी कठिनाई होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी संख्याएं 10 की गुणज है, इसलिए हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 टीवी ले सकते हैं। इससे हमें दंडों की लंबाइयां इस प्रकार प्राप्त होगी। अतः हम इस प्रकार आसानी से दंड आलेख खींच सकते हैं। गलती 2, कुछ बच्चे दंडालेख के क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को नाम नहीं देते। इसी तरह वे पैमाना नहीं लिखते। वे रेखाओं को नाम देना या पैमाना लिखना जरूरी नहीं समझते या उन्हें लिखना भूल जाते हैं। इस तरह की साधारण गलतियों के कारण दंडालेख से जानकारी हासिल करने में कठिनाई आती है। इसलिए ध्यान रहे, दंडालेख पर पैमाना दर्शाना आवश्यक है। साथ ही साथ क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर क्या लिखा जा रहा है, उनके उचित नाम दर्शाना भी आवश्यक है। गलती 3, कुछ बच्चे दंड खींचते समय उनकी चौड़ाई समान नहीं रखते। इसी तरह कुछ बच्चे दंडों के बीच की दूरी समान नहीं रखते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी दंडों की चौड़ाई समान होनी चाहिए एवं दंडों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। तो आज हमने देखी दंड आलेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं एवं साधारण गलतियां।